हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हाल ही में जो विवाद हुआ, हाल ही में जो हिंसक घटनाएं हुई, आखिर उसका क्या कारण था। फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर 130 रॉकेट दागे जिसमें कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उनमें से एक हमारी भारतीय महिला जो कि केरल की थी और उनका नाम था सौम्या संतोष, उनकी भी मृत्यु हो गई है और उसके बदले में इजराइल ने भी फिलिस्तीन के ऊपर हवाई फायर किए। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आखिर क्या ये कोई तात्कालिक परिणाम था, क्या ऐसी कोई तात्कालिक घटना हुई जिसके कारण दोनों को युद्ध के लिए या हिंसक घटनाओं के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर यह कोई दीर्घकालिक कारण का परिणाम थी। तो इस वीडियो में इन सारी गुत्थियों को हम देखेंगे और अगर दीर्घकालिक कारण का परिणाम था तो हम पूरी स्टोरी यहाँ पर सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम इस बीच हुए थे। ये है इजराइल और फिलिस्तीन का मैप। इजराइल और फिलिस्तीन, अगर आपको याद हो तो इजराइल और फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश माने जाते हैं। अगर इजराइल और फिलिस्तीन के हम इतिहास की बात करें कि क्या ये कब से ये देश इसी नाम से मौजूद है या यहाँ पर किन किन लोगों का, किन किन धर्मों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, तो हम पाएंगे कि लगभग अगर 6ठी शताब्दी की हम बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी में इजराइल नाम से कोई भी देश नहीं हुआ करता था। उस समय इजराइल में रोम का अधिकार होता था। उस समय इजराइल में रोम का अधिकार हुआ करता था और यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी इजराइल नाम से कोई भी देश नहीं है, ध्यान रहे। इस क्षेत्र माना कि फिलिस्तीन में अभी यहूदी भी निवास करते थे, ईसाई भी निवास करते थे और इस्लाम भी निवास करते थे। इस्लाम का हालांकि जो जन्म है वो कुछ उद्भव है वो कुछ दिन बाद हुआ, लेकिन प्रमुख रूप से अभी यहाँ पर कुछ अरबवासी भी निवास करते थे, ईसाई भी निवास करते थे और यहूदी भी निवास करते थे। तो इन जो ये दो तीन धर्मों के लोग थे, जो ये 3 धर्मों के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और विवाद का विषय बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिनों के बाद पश्चात जब यहाँ पर रोम का अधिकार हुआ करता था तो कुछ दिनों के पश्चात जन्म होता है इस्लाम धर्म का, और जब इस्लाम धर्म का जन्म होता है तो इस्लाम धर्म भी प्रवेश करता है इस क्षेत्र में, और जब इस क्षेत्र में प्रवेश करता है इस्लाम धर्म तो इस्लाम धर्म या इस्लामी और रोम के साथ होता है एक युद्ध, और उस युद्ध में रोम की हो जाती है पराजय और इस क्षेत्र में रोम की बजाय अब अधिकार हो जाता है इस्लामियों का। और अब इस्लामी चूंकि यहाँ पर पहले से रह रहे थे ईसाई भी और पहले से रह रहे थे यहूदी भी, अब यहाँ पूरी क्षेत्र में किसका वर्चस्व कायम हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है कायम वर्चस्व इस्लाम का। इस्लाम का वर्चस्व होने के पश्चात चूंकि यहाँ पर पहले से ईसाई भी रह रहे थे और कुछ यहूदी भी रह रहे थे, लेकिन अभी यहूदियों की यहाँ पर जनसंख्या काफी कम थी क्योंकि यहूदी अभी इधर उधर अलग अलग देशों में निवास कर रहे थे, उनका कोई एक प्रॉपर देश नहीं था जहां पर वो निवास कर सके। तो यहाँ पर जब इस्लाम का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो इस्लाम और ईसाइयों के मध्य युद्ध छिड़ जाता है। काफी सारे युद्ध होते हैं, कई बार युद्ध होते हैं, कभी युद्ध में इस्लाम की जीत होती है तो कभी युद्ध में ईसाइयों की यहाँ पर जीत होती है। ऐसा ही चलता रहता है। आगे आने वाले समय में फिलिस्तीन, अभी इजराइल नाम से कोई देश नहीं है, मैंने आपको बताया पहले भी, फिलिस्तीन में ऐसा चलता रहता है और फिलिस्तीन में एक समय आता है कि यहाँ पर उस्मान साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। उस्मान साम्राज्य का भी वर्चस्व यहाँ पर काफी ज्यादा रहता है और जिस वक्त उस्मान साम्राज्य यहाँ पर अपनी हुकूमत जमाए बैठा था उस वक्त आपके फिलिस्तीन क्षेत्र में 87% जनसंख्या थी इस्लाम की, 10% जनसंख्या थी ईसाइयों की और मात्र 3% जनसंख्या थी यहूदियों की। आगे चलकर 1900 ईस्वी के आसपास अब ये मांग उठने लगती है इस क्षेत्र की जनता के द्वारा कि अब इजराइल नाम से एक देश स्थापित होना चाहिए, लेकिन अभी भी इजराइल नाम से देश स्थापित नहीं हुआ है। आगे चलकर उस्मान जो साम्राज्य था इसकी भी धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ने लगती है और बारी आती है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन एक काफी ज्यादा शक्तिशाली देश हुआ करता था और उस समय आपको याद होगा उस समय भारत को भी उसने अपना एक उपनिवेश बनाए रखा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में उसकी शक्ति में इजाफा देखा जाता है, इजाफा होता है, उस समय अब फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था अब किसके हाथ में आ जाता है, तो अब वो क्षेत्र ब्रिटेन के हाथों में आ जाता है। जब इस क्षेत्र में ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है उस समय भी 3 प्रमुख धर्मों के लोग, पहला धर्म यहूदी धर्म, दूसरा इस्लाम और तीसरा ईसाई धर्म, ये तीनों धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर अभी भी अंग्रेजों का अधिकार है लेकिन फिर भी ये तीनों धर्म आपस में लड़ रहे थे अपने अपने वर्चस्व के लिए, अपनी अपनी भूमि की लड़ाई के लिए। अब यहाँ पर तीनों धर्मों की लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था, आखिर क्यों तीनों धर्म अपने यरूशलेम या इजराइल के क्षेत्रों को, फिलिस्तीन के क्षेत्रों को अपनी मातृभूमि कह रहे हैं, आखिर क्या रीजन था, उस रीजन को समझते हैं। तो आपको ये
फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक स्थान दिख रहा होगा जिसका नाम है जेरूशलम, जिसका नाम है जेरूशलम। यरूशलम भी इसे कहा जाता है। यरूशलम ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मुख्य विवाद का विषय है, मुख्य विवाद का बिंदु है। और केवल इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य ही नहीं बल्कि यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों के मध्य का भी एक ये मेन जड़ है। तो आखिर क्या कारण है, क्या ऐसा है कि यरूशलम जो है सबसे ज्यादा विवादित रहता है अक्सर, और युद्ध जो है इसके कारण छिड़ते रहते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैंने ये यरूशलम सिटी दिखाने की कोशिश की है। तो यरूशलम सिटी में ये तीनों धर्म के कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जिनके कारण से ये ईसाई, यहूदी और इस्लाम हमेशा तीनों इस पर अपना दावा ठोकते रहते हैं। तो देखिए क्या है, यरूशलम में एक जगह है, एक आयताकार एक जगह है जिसे कहा जाता है टेम्पल माउंट। क्या कहा जाता है? टेम्पल माउंट। तो सबसे पहले यदि यहूदियों की बात करें तो यहूदियों का कहना है, जो वर्तमान में इजराइल में रहते हैं, यहूदियों का कहना है कि टेम्पल माउंट में 2 मंदिर थी, हमारी 2 मंदिर थी, यानी हमारे 2 धार्मिक स्थल थे। और आगे आने वाले समय में तीसरी जो मंदिर है वो हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो मसीहा है, उनके द्वारा बनाई जाने वाली थी, है ना। तो इस कारण से जो यहूदी हैं वो टेम्पल माउंट की पश्चिमी दीवार को प्रेयर करते हैं, पश्चिमी दीवार में जाके प्रेयर करते थे। और अगर हम 1967 से पहले की बात करें तो जो यहूदी है वो टेम्पल माउंट की पश्चिमी दीवार से आगे प्रवेश नहीं करते थे। टेम्पल माउंट की दीवार से आगे का जो स्थान था वो इस्लाम का हुआ करता था। तो टेम्पल माउंट की पश्चिमी दीवार को जो यहूदी है वो काफी ज्यादा धार्मिक मानते थे और वहीं पर जाकर प्रेयर करते थे। तो ये तो हो गई यहूदियों की बात कि आखिर यहूदी यरूशलम को क्यों पवित्र मानते थे। वो कहते थे कि ये हमारी मातृभूमि है और ये जो दीवार है, ये जो पूरा स्थान है वो हमारे लिए काफी ज्यादा धार्मिक है। उसके बाद आते हैं हम इस्लाम धर्म की ओर। इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, जो टेम्पल माउंट है, उसमें एक और आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। अभी जो हमला हुआ है उस पे अल अक्सा मस्जिद का नाम बहुत आ रहा है। अल अक्सा मस्जिद जो है वो इस्लाम धर्म का काफी ज्यादा पवित्र मस्जिद मानी जाती है, जो कि यरूशलम में ही स्थित है, टेम्पल माउंट में स्थित है। और आपको एक और बिल्डिंग दिख रही होगी, एक और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है डोम ऑफ रॉक, जिसे डोम ऑफ रॉक कहते हैं। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मक्का और मदीना के बाद उनका जो तीसरा सबसे पवित्र स्थान है वो है अल अक्सा मस्जिद, जो कि यरूशलम में स्थित है। आप देखिए, यहूदी यहाँ पर टेम्पल माउंट को अपना धार्मिक स्थान बता रहे हैं, वहां पर जाकर प्रेयर कर रहे हैं, और इस्लाम अल अक्सा मस्जिद जो कि यरूशलम में ही है, वहीं पर एकदम पास में स्थित है, उसे अपना धार्मिक स्थान कह रहे हैं। बोलते हैं पहला मक्का है हमारा धार्मिक स्थान, दूसरा मदीना है और तीसरा अल अक्सा मस्जिद है। तो इन दोनों को तो हमें समझ में आ गया कि यहूदी क्यों लड़ रहे हैं कि हमारा धार्मिक स्थान है, और आपके अल अक्सा मस्जिद यानी कि इस्लाम क्यों लड़ रहे हैं कि हमारा धार्मिक स्थान है। और हाँ, अल अक्सा मस्जिद की एक और खास बात, इस्लाम ऐसा कहते हैं, मुसलमान ऐसा कहते हैं कि जो उनके पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो यहाँ पर आकर घोड़े से उड़ के अल्लाह के पास गए थे, और अल्लाह ने उन्हें वहां पर बहुत सारे नियम और बहुत सारे सिद्धांत बताए थे इस्लाम धर्म के। और यही कारण है कि मुसलमान आज भी ये मानते हैं कि अल अक्सा मस्जिद से ही उनके इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। तो ये रहा उनकी प्रसिद्धि का या उनके इसे धार्मिक मानने का एक कारण। तो यहूदी हो गया, इस्लाम हो गया। अब ईसाई क्यों मानते हैं इसे धार्मिक? तो ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि जो उनके यीशु थे, जो ईसा मसीह थे, उन्होंने उपदेश यरूशलेम में दिया था और उन्हें फांसी भी कहां पर दी गई थी? यरूशलेम में ही दी गई थी। तो ये तीनों धर्म, जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई, ये तीनों अपने अपने अलग अलग सिद्धांत के अनुसार अपना जो यरूशलेम है उसे अपना अपना पवित्र स्थान और धार्मिक स्थान मानते हैं और इस पर दावा ठोकते हैं कि ये हमारा स्थान है। ये यहूदी यानी कि इजराइल कहता है कि ये मेरी राजधानी है, और फिलिस्तीन यानी कि जो मुसलमान कंट्री है वो कहते हैं कि ये हमारी राजधानी बनेगी। तो फिर होगा क्या, आखिर ये किसकी राजधानी बनेगी और आज क्या है? फिर जहां एक और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली थी, शक्तिशाली बन गया था, वहीं दूसरी ओर जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो ब्रिटेन की शक्ति वहां पर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ब्रिटेन को अपनी शक्तियों से हाथ धोना पड़ता है और साथ ही साथ उसे अपना हथियार भी वहां पर छोड़ना पड़ता है। और उस समय पर ब्रिटेन के अगर हम स्थान पर देखें तो ब्रिटेन के स्थान पर अब अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। और जब ब्रिटेन को अपना हथियार छोड़ना पड़ता है तो सीधी सी बात है कि अभी जो
जो उसने फिलिस्तीन वाले इलाके में, आपके फिलिस्तीन जो मैंने आपको मैप दिखाया था, उस इलाके में जो उसने अधिकार कर रखा है, उस अधिकार को अब उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अधिकार छोड़ने से पहले उसने क्या किया? फिलिस्तीन को छोड़ने से पहले ब्रिटेन ने क्या किया? जो उसने भारत में किया वही सेम टू सेम उसने यहां पर भी किया। तो भारत में उसने जाने से पहले क्या कर दिया था? भारत का बंटवारा कर दिया था पाकिस्तान और भारत के रूप में। उसी तरह से फिलिस्तीन का भी उसने बंटवारा कर दिया। फिलिस्तीन का एक क्षेत्र जो कि वेस्ट बैंक में आता है, वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्र को? क्योंकि जो आप ये देख रहे होंगे, ये एरिया देख रहे होंगे, ये है मृत सागर, डेड सी। डेड सी के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है और यहाँ पर जो आप जानते ही हो फिलिस्तीन देश है। तो ब्रिटेन क्या करता है? फिलिस्तीन का बंटवारा कर देता है, एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र दे देता है अरबों को, यानी कि अब फिलिस्तीन किसका हो गया? अरबों का हो गया। फिलिस्तीन में कौन रह रहा है? अरब रह रहे हैं, यानी कि मुसलमान रह रहे हैं। और आपका जो इजराइल क्षेत्र है, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये दे दिया यहूदियों को कि लो मजे करो। अब यहां पर इजराइल में किसकी जनसंख्या बढ़ गई? तो इजराइल में जनसंख्या बढ़ गई यहूदियों की। लेकिन अभी भी जो ये जेरूसलम है, कह सकते हैं कि एक भाग तो हो गया फिलिस्तीन, दूसरा भाग हो गया इजराइल, लेकिन अभी भी मानते हैं कि ये तीसरा भाग जेरूसलम अभी भी बचा हुआ है, अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। और लगातार समय समय पर दोनों के बीच युद्ध हो रहे हैं, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, कि मेरी राजधानी, फिलिस्तीन कहता है हमारी राजधानी है, तो इजराइल कहता है कि हमारी राजधानी है। अब देखते हैं ये किसकी राजधानी है और आगे क्या होता है। अब 1948 जब आता है, 1948 के आते आते जितने बाहर रह रहे, जो भी देश विदेश में अन्य क्षेत्रों में रह रहे यहूदी थे, धीरे धीरे करके लगभग सारे यहूदी प्रवेश कर जाते हैं इजराइल में, क्योंकि अब उन्हें उनकी जगह मिल जाती है, उनका देश वापस मिल जाता है। जब ये इजराइल में प्रवेश करते हैं तो 1948 को ही इजराइल यह घोषणा कर देता है कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, यानी कि अब इजराइल स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है कि अब हम एक स्वतंत्र देश हो चुके हैं। इस तरह से एक और तो फिलिस्तीन, हालांकि अभी इसने घोषणा नहीं करी, और दूसरी ओर इजराइल ने तो 1948 में घोषणा कर दी कि अब हम एक स्वतंत्र देश बन चुके हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया कि उस समय एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभर चुका था और अमेरिका ने इजराइल का भरपूर साथ दिया और भरपूर समर्थन किया इजराइल का कि ठीक है आप महाशक्ति बनो, जब भी संकट आएगा, चूंकि आपकी जनसंख्या अभी देखा जाए अन्य देशों की अपेक्षा तो कम है, जब भी संकट आएगा, और ये जो इजराइल है आज भी वो बहुत सारे देशों से घिरा है और हमेशा खतरा मंडराता रहता है, तो अमेरिका ने कहा भाई जब भी संकट आएगा तो हम आपका साथ देंगे। और इस तरह से आज भी अमेरिका और इजराइल का साथ बना हुआ है। तो इस तरह से अमेरिका ने समर्थन कर दिया। जब अमेरिका ने समर्थन कर दिया तो 1948 में यह जो मामला है, पता चलता है यूएन को कि इजराइल ने स्वतंत्र घोषणा कर ली हो, और चूंकि यूएन की स्थापना हो चुकी थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना उस समय तक हो चुकी थी। जब यूएन को पता चलता है कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई है, और यूएन को यह भी मालूम था कि लगातार इन क्षेत्रों में कत्लेआम मचा हुआ है, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग आपस में लड़ रहे हैं, और किस बात पर लड़ रहे हैं? प्रमुख रूप से यरूशलेम के लिए लड़ रहे हैं। अब क्यों लड़ाई हो रही है आपको पता है, ये बोल रहे थे हमारा धार्मिक स्थल है, हम राजधानी बनाएंगे, तो ये कह रहे थे कि हमारा धार्मिक स्थल है तो हम राजधानी बनाएंगे। अब यूएन क्या करता है? अब यूएन भी एक घोषणा कर देता है कि भाई इजराइल आप भी स्वतंत्र देश बन चुके हो और फिलिस्तीन आप भी स्वतंत्र देश बन चुके हो, अब हम भी आपको मान्यता दे देते हैं कि आप दोनों अलग अलग देश हो, लेकिन यरूशलेम का क्या किया जाए? तो फिर यूएन क्या करता है? 1948 में ही जब यूएन के पास ये मामला गया, यूएन ने मान्यता दी, तो 1948 में जो यरूशलेम का जो पश्चिमी भाग था, कुछ हिस्सा था, उस पर इजराइल का अधिकार कर देता है। ठीक है, इजराइल का अधिकार कर देता है कि भाई आप चलो, आपका पश्चिमी दीवार जो है वो आपका होली प्लेस है, आपका जो धार्मिक दीवार है आप वहां पर जाकर प्रेयर करते हैं तो आप जा सकते हो। और जो यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा था इस पर अधिकार कर देता है किसका? फिलिस्तीन का। समझ में आ गया? लेकिन अभी भी उस यूएन ने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से यरूशलेम किस देश का है या किस देश की राजधानी है। और यहाँ का यरूशलेम का जो प्रशासन था, या कह सकते हैं यहाँ का जो शासन था, वो यूएन ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया कि आप लोग यहाँ का प्रशासन नहीं देखोगे, यहाँ का प्रशासन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है, इसलिए यूएन ही यहाँ के प्रशासनिक कार्यों को संभालेगा। अब देखिए 1948 में यूएन ने ये सब कुछ शॉर्ट आउट कर दिया कि कत्लेआम खत्म हो जाए, सब कुछ जो है नॉर्मल, जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन इजराइल तो भी नहीं मानता है, इजराइल चढ़ाई करता चला जाता है और आगे चलकर यह इजराइल
यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर देता है। समय आता है 1967 का। 1967 में एक युद्ध होता है जो कि 6 दिनों तक चलता है। किसके बीच युद्ध होता है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध होता है। 6 दिनों तक चलता है। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण युद्ध था ये। और इस युद्ध में अभी यरूशलेम के जो पूर्वी क्षेत्र, ओल्ड सिटी के बहुत सारे, यरूशलेम में स्थान है जिसका नाम है ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिस पर फिलिस्तीनियों का अधिकार था, मुसलमानों का अधिकार था, उन बहुत से क्षेत्रों पर अब इजराइल अपना अधिकार फिर से कर लेता है। और अधिकार करने के साथ साथ स्वतः यह घोषणा भी कर देता है कि अब यरूशलेम हमारी राजधानी है। तो कुल मिला के जबरदस्ती वाला यहाँ पर जो काम है इजराइल करता है कि यरूशलेम अब हमारी क्या है? राजधानी है। तो इस तरह से 1967 में राजधानी की घोषणा कर देता है और बहुत बड़ी जीत, एक तरह से इजराइल को 1967 में उस युद्ध में बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। और उस जीत के चलते ही 1967 के बाद से एक डे मनाता है इजराइल, है ना। उस जीत की ही खुशी में एक डे मनाया जाता है यहूदियों के द्वारा। और कुछ यही हुआ था सोमवार के दिन, जिस दिन हिंसक घटनाएं घटी। फिर मंगलवार को आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि रॉकेट दागे गए थे। तो कुछ ऐसा ही हुआ क्या कि सोमवार के दिन इसी जश्न मनाने के उद्देश्य से जो इजरायली यहूदी थे उन्होंने एक मार्च निकाला। और मार्च कहां पर निकाला? जो फिलिस्तीनी बस्ती थी जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी वहां पर उन्होंने मार्च निकाला। और मार्च निकालने मतलब जो वहां पर फिलिस्तीनी थे, फिलिस्तीनियों ने ये सोचा कि ये हमें प्रवोक कर रहे हैं, हमारे ही क्षेत्र में आके अपनी जीत का और हमारी हार का यहाँ पर वो जश्न मना रहे हैं। और वहां पर कुछ हिंसक घटनाएं घटती है। और हिंसक घटनाओं के बाद फिर अगले दिन आपने सुना हो शायद एक हमास संगठन, जो कि फिलिस्तीनी संगठन है ना। फिलिस्तीनी संगठन ये रहता कहाँ है, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो इस संगठन का प्रमुख निवास है गाजा स्ट्रिप। ये आपको दिख रही है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में एक हमास संगठन गाजा स्ट्रिप से क्या करता है? इजराइल पर 130 लगभग 130 रॉकेट दागता है। इजराइल पर 130 रॉकेट दागता है। उसके बाद इजराइल भी उसके बदले में हमास संगठन जो कि गाजा स्ट्रिप में रहता है वहां पर हवाई फायर किए जाते हैं। काफी मतलब कह सकते हैं कि जन हानि अगर हम देखें तो जन हानि बड़ी मात्रा में हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी भूमि के लिए, एक स्थान के लिए मतलब कत्लेआम मचाना ये शोभा नहीं देता है। बहुत मतलब कह सकते हैं बुरी स्थिति है। तो इस तरह से गाजा स्ट्रिप के जो हमास संगठन है उन्होंने पहले इजराइल पर हमला किया। हालांकि उसके पहले जिस दिन ये मार्च निकल रहा था, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए जब इजरायलियों ने मार्च निकाला था उसी दिन कुछ हिंसक घटनाएं घटी थी। और उसके अलावा एक और रीजन है, ये तो तात्कालिक घटना हो गई, है ना, तात्कालिक घटना हो गई। इसके अलावा एक और रीजन है। रीजन ये है कि पहले जो आपके यहूदी थे वो सिर्फ इस दीवार की प्रेयर करते थे और अंदर प्रवेश नहीं करते थे। अल अक्सा मस्जिद या उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन 1967 के बाद से अब जो यहूदी है, जो इजरायली है, वो अब आपके फिलिस्तीनियों के क्षेत्र में भी प्रवेश करने लगे हैं और कहते हैं कि यह हमारा भी धार्मिक स्थल है, यहाँ पर हमारे भी काफी सारे यहाँ पर मंदिर है। तो इस तरह से ये पूरी जो घटनाक्रम है इस तरह से घटित होती है। और मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारी एक भारतीय कह सकते हैं भारतीय महिला की भी इसमें मृत्यु हुई है ना, जो कि एज अ केयर टेकर इजराइल में काम कर रही थी। तो अब अगर देखिए, अब अगर हम इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल का जब गठन हुआ तो आज अगर हम देखें वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो इजराइल की जनसंख्या है मात्र 85 लाख। लेकिन जिस वक्त गठन हुआ होगा उस वक्त कितनी कम जनसंख्या होगी? तो आज 85 लाख की जो जनसंख्या है इजराइल में, 85 लाख में से 30 लाख जनसंख्या सेनाओं की है। 85 लाख में से 30 लाख जनसंख्या इजराइल में सेनाओं की है, सोचिए। और आपको पता है कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है इजराइल में तो वहां पर उसे ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। हर बच्चा, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है 3-4 साल का हुआ है तो स्कूल जाना है, तो वहां स्कूल के साथ साथ ट्रेनिंग लेना, सेना की ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है या फिर नहीं होना चाहता।
यही कारण है कि वहां 85 लाख टोटल जनसंख्या है और उसमें से 30 लाख जनसंख्या सेना की है और 30 लाख में भी 50 महिलाएं हैं और 50 पुरुष है। मतलब 15 लाख महिलाएं हैं सेना में और 15 लाख पुरुष है। और वहां पर इजराइल में जितनी जनसंख्या है, हर जनसंख्या को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर किसी को बंदूक हथियार चलाना आता है और हर किसी के घर में वहां पर बंदूक और हथियार आपको मिल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पहली चीज, जो इजराइल है दुश्मन भी काफी सारे हैं। दूसरी चीज, आसपास जो उसके सटे हुए देश है ना, वो भी दुश्मन है, कभी भी हमला कर सकते हैं। इस कारण से वो लोग, और चूंकि जनसंख्या भी कम है उनकी, तो जितनी जनसंख्या है वो थोड़ा सा शक्तिशाली रहे और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, लड़कर सामना कर सके। इस कारण से सबको वहां पर हथियार चलाने की कला सिखा दी जाती है। हर घर में आपको वहां पर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके पास आपको हथियार मिल जाएगा। और अगर हम प्राकृतिक संसाधनों में देखें तो इजराइल में ऐसा कोई प्राकृतिक संसाधन विशेष नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से वो डेवलप कर सके। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल इतना ज्यादा आगे है कि विश्व के सभी देशों को वो पीछे कर चुका है। आपने शायद इजराइल की कभी बाउंड्री देखी हो, है ना, इंटरनेट पर कभी शायद देखी हो, तो बाउंड्री में अगर टेक्नोलॉजी अगर देखना है उनकी, तो आप बाउंड्री ही देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। जब भी कोई ऐसा हमला होने वाला होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो तुरंत वहां पर सायरन बज जाता है। तो टेक्नोलॉजी और सेना, इजराइल सेना के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल को कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। तो यह हो गई आज इजराइल की और फिलिस्तीन की पूरी कहानी कि क्यों आखिर ये घटना घटी। अगर यरूशलेम का मुद्दा कभी भी शॉर्ट आउट नहीं होता, ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। और अभी जो घटना हुई है, हाल में 1-2 दिन पहले जो घटना हुई है, अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। तो यरूशलेम का जो विवाद है, ये जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। अमेरिका को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हर चीज में जबरदस्ती नहीं चलती है। तो इस तरह से आज का लेक्चर होता है समाप्त। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।